जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए साथियों, किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं कवियों लेखकों के, जैसा कि जोशी का नाम आया है, शास्त्री जी हैं, उग्र हैं और अस्क हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपके अनुसार? यदि आपने चुना होगा ए विकल्प यानी ईला चंद्र जोशी, तो बिल्कुल सही चुना है। साथियों, इनकी कहानियां हैं कुछ, उनको देख लेते हैं साथ साथ में। जैसे धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, कंटीले फूल लजीले कांटे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द हैं उनके साथ में, तो कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है? जैसे हम एक एक की बात कर लें। ए विकल्प पर कमल को मृणाल कहते हैं, इसको छोड़ दो भाई। अगला देखें, ओस निहार, ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश को अभ्र भी बोलते हैं। तो यहाँ तक तीन आपको टिक नहीं करना था, चूँकि सबके सब पर्यायवाची आ गए हैं आपस में, तो यही डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो दिया गया है गाय, गाय का पर्यायवाची द्विज नहीं होता, बल्कि द्विज का अर्थ होता है अंडज। ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, चंद्रमा भी द्विज कहलाता है और दांत को भी द्विज कहा जाता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। तो सिद्ध साहित्य कौन सा कहलाता है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि आप डी विकल्प को चुनेंगे, यानी वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित जो साहित्य होता है उसी को सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, किसकी पंक्ति है? तो इसमें दोस्तों किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग कक्षा 8 से इसको पढ़ते आए हैं, यानी कक्षा 8 का भी विद्यार्थी इसको आसानी से बता सकता है। तो चलिए फिर भी हम बता देते हैं जिन साथियों को ना याद हो इस समय। यह भी विकल्प सही हो जाएगा इसका, रसखान की पंक्ति है यहाँ। रसखान की दोस्तों कुछ रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। इनका दोस्तों मूल नाम था सैयद इब्राहिम और इनका नाम रीति मुक्त कवियों में आता है। और इनके जो गुरुदेव थे उनका नाम था विट्ठल नाथ। पांचवा प्रश्न दिया गया है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो यहाँ पर उस्मान की रचना चित्रावली के नायक का नाम बताना है। तो जैसा कि चित्रसेन का नाम दिया गया, सुदास, सुभान और सुजान, ये चार नाम दिए गए हैं। इनमें से आप कौन सा चुनेंगे? साथियों, यदि आप चुनेंगे डी विकल्प को तो बिल्कुल सही चुनेंगे, यानी चित्रावली का नायक सुजान है। अगर हम बात करें उस्मान की, तो उस्मान का जन्म गाजीपुर में हुआ था। इनके पिताजी शेख हुसैन थे और उस्मान का जो उपनाम है वह मान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आलवार का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर इस शब्द का माने बताना है आपको। जैसा कि हम विकल्पों की बात कर लें तो शूद्र आया है पहले पे, दूसरा मूर्ति पूजक, फिर मग्न होना बताया गया, फिर रूढ़िवादी। तो इनमें से सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी आलवार का अर्थ दोस्तों मग्न होना होता है। दोस्तों, आलवार गायकों की संख्या 12 बताई गई है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो चलो इसके बारे में बताओ, ऐसा कौन सा छंद यहाँ पर आया है जो कि मात्रिक नहीं है? अच्छा, मात्रिक नहीं होगा तो वर्णिक हो सकता है।
तो यहाँ पर ए विकल्प है यानी मालिनी, जो यह मात्रिक छंद नहीं है बल्कि वर्णिक छंद है। अच्छा, चलो हम फिर इसकी विशेषता को देख लें, इसके लक्षणों को भी बताते चलें। यह वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें कि नन्मय यानी 2 नगड़ 1 मगड़ और अंत में 2 यगड़ के क्रम से प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जिनमें 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। 8वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्याओं का चित्रण है। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है और फिर उस रचना का नाम पूछा गया है। जैसा कि विकल्पों की बात कर लें तो प्रेमा आया है, कर्मभूमि, सेवा सदन और निर्मला। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी दहेज और अनमेल विवाह की समस्याओं का वर्णन, उनका चित्रण निर्मला नामक उपन्यास में किया गया है। और जैसा कि ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं। जो पहला है इसकी बात कर लें, उसके बाद में क्रम से सभी की बात करेंगे। जो पहला दिया गया है प्रेमा, इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण मिलता है। दूसरा दिया गया है कर्मभूमि, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतों के उद्धार का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार से परीक्षा में भी आता है, कोई विशेषता दे दी जाती है किसी रचना की और फिर उसको चुनना होता है। अगला भी बाकी है सी विकल्प यानी सेवा सदन, इसमें वेश्याओं के जीवन की समस्या का उद्घाटन किया गया है। तो अगला देखते हैं प्रश्न, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी लोकोक्ति का सही अर्थ है। साथियों, इस लोकोक्ति को आप कहते भी होंगे, सुनते भी अच्छी तरीके से होंगे, लेकिन पेपर देते समय वह याद रहे, इसलिए ऐसी लोकोक्तियों को भी पढ़ना जरूरी है। अन्यथा हम भी जानते हैं कि यह बहुत सरल है। तो आइए इस याद को ताज़ा कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं इसके अर्थ को। यहाँ पर जो दिया गया है सी विकल्प यानी ना पूरी होने वाली शर्त, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इनमें से इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं आया है। ये जो ए विकल्प है यानी भ्रमण, इसी में उपसर्ग नहीं है, यानी यही टिक करना है। साथियों, हम आपको बताते चलें कि उपसर्ग जो होते हैं ये किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और उस शब्द और उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। और इसके साथ साथ में दूसरी बात हम बताते चलेंगे कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। साथियों, यदि आपने उस उपसर्ग वाले वीडियो को ना देखा हो तो वहाँ पर हमने दोस्तों उपसर्गों को पहचानने का आसान तरीका बताया है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, इस वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है। तो यह आपके अनुसार कैसा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके बाद में जो चिन्ह लगे हैं उनसे बहुत कुछ स्पष्ट होता है, बाकी इसको पढ़ने के बाद में, इसका उच्चारण करने के बाद में सब स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने भी चुना होगा ए विकल्प को, यानी विस्मयादिबोधक अव्यय। यही सही है, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया गया है, वाह वाह, है ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना गया है। तो यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, इसको भी देखते चलते हैं। यहाँ पर साथियों सी विकल्प सही है, यानी परिंदे से। तो नई कहानी का आरंभ परिंदे कहानी से मानते हैं, और यह कहानी किसकी है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसके कहानीकार निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा की और भी कहानियां हैं, जैसे जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा इत्यादि। अगला प्रश्न दिया गया, मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यनंद पर आधारित है। तो यहाँ पर बताइए कि ऐसा कौन सा नाटक है मोहन राकेश का जिसका कथानक सौंदर्यनंद पर आधारित है।
यहाँ पर 4 नाटक दिए गए हैं, चारों मोहन राकेश के हैं। तो लहरों के राजहंस है पहले पे, फिर आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों यह आषाढ़ का एक दिन और कहीं कहीं आषाढ़ का एक दिन भी मिलता है। इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पुस्तक छापने वालों के अनुसार वहाँ पर कुछ त्रुटि हो गई हो। और हम तो मानते हैं कि यह आषाढ़ यानी बड़ा आ से होना चाहिए। डी विकल्प दिया गया है पैर तले की ज़मीन, तो यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा। यानी मोहन राकेश का ये जो नाटक है लहरों के राजहंस, इसका उपजीव्य काव्य अश्वघोष का सौंदर्यनंद है। अगला प्रश्न, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किससे संबंधित है? यानी यह पंक्ति किस लेखक, किस कवि से, किस आलोचक से संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है यह पंक्ति। अब जब इनका यहाँ पर नाम आ ही गया तो चलो इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं और इनका जो पत्र है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ परीक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं दी गई हैं, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, त्रप्यंताम इत्यादि ये काव्य रचनाएं हैं। और इसका मुख्य पॉइंट तो ये है कि ये भारतेंद्र युग के लेखक और कवि हैं। इनका मासिक पत्र है जिसका नाम ब्राह्मण है। इनकी और भी रचनाएं हैं और भी कृतियां हैं, उनको देख लेते हैं, जिनको सुनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है। जैसे गुप्त ठग, न्याय, धोखा, बेगार, बात, पेट, भौं, मुच्छ इत्यादि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, किसने कहा था मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा? तो यह लाइन किसकी है? इस विकल्प को चुनना है। यहाँ पर डी विकल्प सही है साथियों, निराला ने ऐसा कहा है। अब अच्छा यहाँ पे निराला का नाम आया है तो चलो इनसे संबंधित और भी पॉइंट्स को याद करवा देते हैं। साथियों ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म बंगाल के महिसादल रियासत में हुआ था, जो कि मेदिनीपुर ज़िले में पड़ता है। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था। इनकी कुछ यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। तो रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना, बेला, नए पत्ते इत्यादि जैसी इनकी कई काव्य रचनाएं हैं। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो निरंतर लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, अगले अंक में हम अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।